Hello students, today we are start our ninth biology. Before we are going to our chapter, we are discuss about our ninth class syllabus. तो हम अपने ninth class के syllabus के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायो के अंदर अपने पास कितने चैप्टर हैं और हमारे स्कूलिंग के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर हमें स्टडी करना है इन फर्स्ट टाइम के अंदर। तो देखते हैं पूरा सिलेबस अपना बायोलॉजी का क्लास 9 की बायोलॉजी शुरू करते हैं जी। तो 9th की बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है जी सेल, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड जो चैप्टर अपने पास वो है टिश्यू एंड फोर्थ जो है अपने पास वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। And fourth is why do we fall ill? Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो 2, 5 एक लास्ट चैप्टर रहेगा जी नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6th चैप्टर अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर आने वाले हैं। यही अपना होल सिलेबस है 9th क्लास का। इन फर्स्ट टर्म के अंदर हमें ये 2 चैप्टर से डील करना है, तो हम इन 2 चैप्टर्स को स्टडी कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के एक चैप्टर से शुरुआत करेंगे इसकी। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मतलब हमें खाने पीने की तादाद को बढ़ाना है, मतलब खाने पीने की सामग्री जो है उनको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि डे बाय डे अपनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो उनकी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही है। तो हमें उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए सभी को, तो फूड को इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। और कैसे किया वो सभी हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। हमने थोड़ा बहुत देखा है, इसके बारे में सुना भी है, हरित क्रांति सुना है जैसे हमने, तो वो सब देखेंगे हम इसके अंदर। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके गाड़ी में। तो हम देखेंगे इसके बारे में। इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी लाइफ की, और बायोलॉजी का तो हमें मालूम ही है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, की धरती के ऊपर लाइफ कैसे बनी। तो इसी से ही शुरुआत करेंगे आज का चैप्टर 9th का। और टिश्यू, हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है, और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह होता है, वो भी देखेंगे। और टिश्यू ग्रुप होने के बाद क्या बनाते हैं जी? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन ग्रुप के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हमारी प्रकृति में काफी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को देखने को मिलता है। तो वो क्या है? हमारी डाइवर्सिटी है। किसी एक एरिया में कितने टाइप के पेड़ पौधे, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स प्रेजेंट है, वो सभी क्या है? उसकी डाइवर्सिटी है एरिया की। व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आजकल कोरोना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे इसके बारे में भी अंदर इस चैप्टर में। नेचुरल रिसोर्सेज की प्रकृति से हमें क्या कुछ मिला है, कि प्रकृति हमें क्या कुछ दे रही है, वो सभी अपना नेचुरल रिसोर्स ही है। एयर, वाटर, विंड, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। हम इनसे कुछ ना कुछ ऑब्टेन करते हैं। सॉइल इसी का ही एक एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर। चलो नाउ वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर सेल। स्टूडेंट अच्छे से देखना है, अच्छे से पूछना है। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। सेल, दी
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में डिस्कशन करना है कि अभी हमने डायवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया कि कितने ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो सभी के सभी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, कुछ वेरिएशन रहता है। तो इन सभी के डिफरेंसेस के बावजूद भी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एक सिमिलरिटी है, जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से, मतलब उनके अंदर सेल जरूर होती है, तो मतलब सेल से मिलकर बने हैं। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाई जाती है, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको सर्वाइव रखने में हेल्प करती है। तभी हम सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी टाइप के सभी इंक्लूड है। तो सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिफाइन करते हैं सेल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला जो यूनिट है और हमारी बॉडी को फंक्शन में लाने वाली जो यूनिट है, मतलब चला रही है, हम चल रही हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स या एक स्मॉलेस्ट यूनिट से हम बने हैं। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट की जो स्ट्रक्चर है वही मतलब ग्रुप होकर हमें इस टाइप का शेप दिया है, और फंक्शन की वो हम कितने टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है। तो ये है सेल की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले जो सेल को देखा गया था 1665 में देखा गया था जी। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था। ओक ट्री था, ओक का एक पौधा था, उसकी स्लाइस ऑफ ओक। ठीक है जी, ओक प्लांट। तो मतलब प्लांट की जो सेल वॉल थी, ठीक है जी, प्लांट की सेल वॉल थी, उसको रॉबर्ट हुक ने प्रीमेटिव टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जो इन्होंने खुद ही डिजाइन किया था। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा। प्रीमेटिव टाइप मतलब सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। कौन सी सेल थी वो सेल थी प्लांट सेल। और कैसी सेल थी वो? डेड सेल। तो उन्होंने एक प्लांट सेल को डिस्कवर किया जो कि एक डेड सेल थी। ध्यान रखना है इसके बारे में। और इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इनको जो ग्रुप ऑफ सेल्स थी वो इनको हनी बी के छत्ते जैसा लगा थी। हनी बी कॉम, हनी बी के कॉम जैसा लगा। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। तो मतलब इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, तो पता लग गया प्लांट सेल को कैसी थी? डेड। तो उसी दौरान, उसी टाइम के दौरान 1674 के करीबन एंटन वुन ल्यूवन ह्यूक, ये जी अपने दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी। लिविंग सेल बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। लिविंग सेल को देखा तो ये थे अपने एंटन वुन ल्यूवन। तो अभी जैसे जैसे इनका थोड़ा माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड था, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा थी इनके माइक्रोस्कोप के कंपेयर में। ठीक है जी, इन्होंने भी खुद ही डिजाइन किया था अपना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इंप्रूवमेंट होती चली गई वैसे वैसे हम सेल के अंदर घुसते चले गए, हम सेल के डीप में स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ये कुछ एक डिस्कवरीज है थी, उनको देखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिस्कवर किया।
सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ये भी ध्यान रखना है। तो अपना एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है किसी टाइप का। साथ ही साथ चलते चलते 1938 एंड 1939 के करीबन सेल थ्योरी किन्होंने दी, तो वो देख लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे जी, शेल्टन एंड सवान ने दिया सेल थ्योरी को। ठीक है जी, ये देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे ने सेल के प्रोटोप्लाज्म को देखा। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा। प्रोटोप्लाज्म क्या था? लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल, मीन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस मटेरियल है, जो इसका लिक्विड है, उसको बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है, उसको बोला साइटोप्लाज्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना उसको बोला गया जी प्रोटोप्लाज्म। तो चलो हम एक सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर मूव करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। नाउ हम शुरुआत करते हैं, एक सेल बना लेते हैं। सेंट्रल बॉडी न्यूक्लियस, ठीक है जी, डेंस मटेरियल बना दो, इसके अंदर भी लिक्विड। सेल से बाहर भी हमने एक लिक्विड बना लिया। आज टिपिकल सेल है हमारे पास, दो सेल बना लेते हैं। एक एनिमल सेल बना लेते हैं, एक प्लांट सेल बना लेते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने का काम आएगा। आंसर ये हो गया अपनी प्लांट सेल और ये हो गई अपनी एनिमल सेल। दोनों के अंदर डिफरेंस वगैरह भी देखेंगे। चलो देखते हैं अभी इन दोनों के बारे में। तो देख रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में देखो थोड़ा सा डिफरेंस तो वैसे भी देखने को मिल रहा है कि इसके पास जो आउटर मोस्ट लेयर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। तो जो आउटर मोस्ट इसकी लेयर है उसका नाम है सेल, वो ध्यान रखना है, इसको हमने बोला सेल। और जो इनर मोस्ट लेयर है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला गया थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रल बॉडी सभी को मालूम है क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। दोनों में कॉमन है, ठीक है जी, ध्यान रखना है, इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म की और सेल थ्योरी की। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, लिक्विड कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जो लिक्विड कंटेंट है, लिविंग कंटेंट भी बोला गया है सेल का, तो वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बना किन से है? प्रोटोप्लाज्म बना है जी दो लिक्विड से। कौन कौन से दो लिक्विड है? एक तो है जी न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा है साइटोप्लाज्म।
देखो साइटोप्लाज्म में दिखा देते हैं आपको, ये है साइटोप्लाज्म, दोनों में कॉमन है। न्यूक्लियोप्लाज्म देख लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है जी, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन दोनों लिक्विड को इकट्ठा करके जो बना है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो ये ही लिविंग कंटेंट है किसी सेल का। ओके, देन हम अब डिस्कस करते हैं हमारी सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी किस किस ने दिया, अभी देखा थोड़ी देर पहले ही, ये हमारे दिए थे लीडन एंड स्वान, 1939 सेल थ्योरी दिया। उससे पहले देख लेते हैं, ये याद रखना है कि ये थे, स्वान एक एनिमल है, बर्ड। तो ये एनिमल की स्टडी हमें पता है कि ज़ूलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो स्वान जो थे वो ज़ूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट, ठीक है जी, तो ध्यान रखना है। और इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या बताया कि एवरी लिविंग organism is made up of cell। किस सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने, सेल। और सेल प्रोडक्ट, सेल और सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है जी। एंड उसके बाद ये थी हमारी प्रीमेटिक सेल थ्योरी। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए अदर साइंटिस्ट आए, देखते हैं कौन से थे। रुडोल्फ वर्चू आए। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दिया कि कौन सी हाइपोथेसिस दिया कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनकी जो थ्योरी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था ओमनीस सेलुला ई सेलुलाई, ठीक है, ध्यान रखना है। उनकी थ्योरी का नाम था ओमनी सेलुलाई सेलुला, ठीक है जी। ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, मूव करते हैं, थोड़ा और ध्यान देते हैं सेल थ्योरी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप पढ़ चुके हो, यही दोबारा रिकैप कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है ऊंचाई में, नंबर के बिहाफ पे। देखिए कौन कौन से है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, all those these organisms made up of a single cell. These organism is made up of a single cell, ठीक है जी। ये एक सिंगल सेल के मिलकर बने होते हैं। एंड दैट सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज एंड दैट सेल perform
all activities which is essential for existence, ठीक है जी, सर्वाइव करने में भी, फॉर सर्वाइवल। तो मतलब ऑल नेसेसरी एक्टिविटी, एसेंशियल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, जैसे कि एग्जांपल रेस्पिरेशन, इंजेक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सभी की सभी जो एक्टिविटीज है वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। यह एक सिंगल सेल कैपेबल है सरवाइव करने में। क्यों? क्योंकि सभी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ये ज्यादा एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। और भी देखेंगे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया के अंदर काफी सारे आते हैं, ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। The organism which are made up of many cells. These organisms are made up of many या फिर multi cells are called multi cellular organism। क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर। तो इनके अंदर भी हर एक सेल ग्रुप बन जाता है। हर एक सेल का बेसिक जो फंक्शन है सेपरेट है। जैसे मेन लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं इसको, लेबर ऑफ डिवीजन है। हर एक स्पेसिफिक सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना, पंपिंग ऑफ ब्लड। और स्टमक का फंक्शन क्या है? डाइजेशन, ठीक है जी। लंग्स का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और ये अलग अलग वेरिएबल टाइप की सेल से मिलकर बनी है। बट दीज ऑल ऑर्गन आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। बट यहाँ पे एक सिंगल सेल सभी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर लेती है, वो अकेली ही सर्वाइव करती है। जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह ये भी अपनी हर एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं जी, और प्लांट्स एंड एनिमल्स। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी के सभी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। चलो, नाउ वी आर स्टार्ट टू रिवीजन। अब हम फिर से रिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेल को नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, अब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे अभी अभी देखा कि कहीं पर एक सिंगल सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और कहीं पर ग्रुप ऑफ सेल्स अपनी सभी तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बिहार पे हमने ऑर्गेनिज्म को फर्दर
टू टाइप में डिवाइड कीजिए। कौन कौन से टू टाइप है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म वैसे डिफरेंस करते हुए देखते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। और ये यूनि एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट रहती है और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जो वो प्रेजेंट रहती है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो जी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? इसको बोल देंगे अपन न्यूक्लियस, ठीक है जी। अभी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, so genetic material is present inside the nucleus. Inside the nucleus. और प्रोकैरियोट के अंदर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, ठीक है जी। और क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट रहती है, ध्यान रखना। इधर प्रेजेंट। और हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन है, देखना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है जी। एक मिनट, तो इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, ध्यान रखने की। और थोड़े डिफरेंसेस देखते हैं इनके अंदर। हाँ, प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये तो हमने देख लिया साइटोप्लाज्म के साथ। तो हम थोड़ा डिटेल में जब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंजेस होती है और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी होती है। तो इधर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है स्टॉप, देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट अकर, तो एब्सेंट। प्रेजेंट रहेगी, ध्यान रखना। और हाँ, यहाँ पे डिवीजन की बात करते हैं
तो यहाँ पे माइटोसिस भी एब्सेंट है, मियोसिस भी एब्सेंट है। जहाँ डिवीजन जो होगा बाय फ्यूजन और बडिंग, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होगा। तो यहाँ पे माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस बहुत प्रेजेंट रहता है, ये देखेंगे, ये भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे वैक्यूल की बात करें तो यहाँ वैक्यूल एब्सेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट शुरू करना वो रह गया, इसका जो साइज है वो जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर रहता है। तो इसका जो साइज रहता है वो 1 to 100 माइक्रोमीटर के क्रॉस रहता है। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके साइज के बारे में देखेंगे और इसकी शेप के बारे में देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं इसका साइज के अकॉर्डिंग। तो इसका साइज देखते हैं। देखो साइज तो मैंने बता ही दिया आपको, प्रोकैरियोट का जनरली 1 to 30 माइक्रोमीटर के क्रॉस रहता है, और यूकैरियोट का प्रोकैरियोट का 1 to 100 माइक्रोमीटर के क्रॉस रहता है, ठीक है जी। इस साइज है। और तो साइज की बात आ गई, तो इस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं जी हम, कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो एक बैक्टीरियल सेल है, इसका नाम पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब लार्जेस्ट सेल देख लेते हैं। लार्जेस्ट जो सेल है वो है जी ऑस्ट्रिच एग की सेल, और लॉन्गेस्ट जो सेल है लंबाई के हिसाब से वो है, ठीक है जी। तो ये कुछ है, इनको याद रखना है साइज के अकॉर्डिंग। और हमारे पास आरबीसी 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी और अमीबा अपना शेप चेंज करती रहती है, ये भी ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हैपन देयर, ठीक है। अब साइज हो गया, शेप की देख लेते हैं। शेप वेरिएबल टाइप की शेप, वेरिएबल टाइप की शेप देखने को मिलती है अपने सेल के अंदर, ठीक है जी। आरबीसी जो है वो अपनी डिस्क लाइक शेप है, बाइकॉन्केव, दोनों साइड से कॉन्केव टाइप की शेप देखने को मिलती है। नर्व सेल हमें लॉन्गर सेल है ना जो अपनी नर्व सेल, तो ब्रांच टाइप की दिखती है, देखो जी इस टाइप की। तो इस टाइप का देखने को मिलता है जी नर्व सेल, ठीक है। सेंट्रल बॉडी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ठीक। नेक्स्ट स्पाइनल शेप,
मसल सेल्स देखने को मिल जाते हैं स्पायर शेप। बैक्टीरिया भी मिलते हैं स्पायर शेप के, फ्लैजिला, सीलिया, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रोड शेप, फोकस शेप, स्फीरिकल, बैक्टीरिया मिल जाता है। कोमा शेप, ठीक है। बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। वेरिएबल टाइप की ओवल शेप, एक्सेल, ठीक है। स्पर्म, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है स्पर्म के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट में हेल्प करता है, एक मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे एक एक्रोसोम प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो ध्यान रखना है, एक्रोसोम, ठीक है। तो वेरिएबल टाइप की शेप देखने को मिली है इस प्रॉपर्टी को। तो ये जो शेप है डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ सेल। इस सेल की फंक्शनिंग उसकी बहुत कितनी की नेसेसिटी है। तो सेल की कितनी जरूरत है उसी के बिहाफ पे उसकी शेप डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल शुरू करते हैं।